नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की जो बुक है अर्थशास्त्र, कक्षा 9 अध्याय 2 के संसाधन के रूप में लोग के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और अक्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि है। दूसरे उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर या क्षेत्र में बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। प्राथमिक तो प्राइमरी, द्वितीय को मैन्युफैक्चरिंग और तृतीय को सर्विस सेक्टर कहा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जो फर्स्ट के हैं वो आप देख सकते हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, दूसरा जो उद्योग से जुड़े हुए, और तीसरा जो सर्विस से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकिंग, टीचर्स, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। दोस्तों, अब हम बारी बारी करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन होता है, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, कृषि व कृषि से संबंधित क्रियाकलाप। खनन यानी जो प्रकृति से जुड़े हैं उसको प्राथमिक सेक्टर कहा गया, याद रखें। अब दूसरे की बात करते हैं, द्वितीय सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, जिस सेक्टर में विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखें, लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। तृतीय सेक्टर, जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, उसे तृतीय सेक्टर कहते हैं, यानी कि इसमें सेवाएं दी जाती हैं। जैसे यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधक सलाह आदि। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण शब्दावली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मानव पूंजी। मानव पूंजी कौशल और उसमें नियत उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाला श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना। मानव संसाधन अन्य संसाधनों में से श्रेष्ठ है, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। ये उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। अब है शिक्षा का महत्व। श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है। जापान में मानव संसाधन पर सबसे अधिक निवेश किया जाता है। छठे की शब्दावली बात करें, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक हैं साक्षरता दर और व्यक्ति का स्वास्थ्य। अगला है 7वां, सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये शब्दावली बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आएगा। अब है मृत्यु दर। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर। जन्म दर, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष में से कम आयु के जो शिशु उनकी मृत्यु से है। तो इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी दे, बेरोजगारी पर विशेष बात करते हैं। बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, बेरोजगारी कहलाती है। ये बेरोजगारी बहुत प्रकार की होती है। नंबर 1, मौसमी बेरोजगारी। जब लोग
वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते उसको मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो दोस्तों बेरोजगारी समस्या बहुत ही बड़ी समस्या भारत के लिए। तो इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जैसे जहां 5 व्यक्तियों का काम है और उसी काम को 8 व्यक्ति करें। अब अगली है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षक यानी पढ़े लिखे बेरोजगारी की जो समस्या है एक सामान्य परिघटना बन गई। मैट्रिक, स्नातक, उच्च डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं पर विशेष आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बाजार क्रियाएं, नंबर 2 गैर बाजार क्रियाएं। अब इनको बारी बारी से हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 आर्थिक क्रिया के बारे में बात करें, जो धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, यानी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जैसे मजदूरी करना, खेती करना, दुकान चलाना, व्यापार करना आदि। गैर आर्थिक क्रियाएं में क्या आएगा, जो बगैर किसी बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया गया कार्य, जैसे सामाजिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, माता पिता की सेवा होगा, गुरुजनों की सेवा होगा आदि। दोपहर के भोजन की योजना। दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील स्कीम भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति और इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। आपको यहाँ जानकारी दे दें, सबसे पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के कामराज ने इसको मिड डे मील को तमिलनाडु में लागू किया था। रहो अपडेट बनो ग्रेड के अंतर्गत आपको अपडेट जानकारी दे रहे हैं हम। तो केंद्र सरकार के आदेश अनुसार अब पुराने बजट में ही देना है दूध और अंडा। ये है प्रत्येक छात्र का बजट। आपको बता दें, प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उसके ऊपर जो खर्च होता है 4 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन खर्च होता है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर 5 रुपये 78 पैसे, और उनको क्या मिलता है, चावल, दाल, हरी सब्जी, अचार, पापड़, मीठा। दोस्तों सोचने की बात ये है कि ये इतना ज़्यादा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कागज़ तक ही सीमित है या बच्चों को मिलता भी है, ये बहुत बड़ा पर्सन चीज़ है। इस पर विचार जरूर करिए। इसके अलावा आपको बता दें, सर्व शिक्षा अभियान पर विशेष सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के 86 में संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही के क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है। नंबर 1, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जिसके द्वारा वह ज्ञान और कौशल में निपुण हो जाता है। नंबर 2, शिक्षा मानव को इस योग्य बनाती है कि वे अच्छी नौकरी और पेशा या अच्छी आय प्राप्त कर सके। नंबर 3, शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है और नई दिशा देती है। अगला है, क्या शिक्षा की बात ही स्वास्थ्य मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, किसी ने सच ही कहा, पहला सुख निरोगी काया। इसका पॉइंट है, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। नंबर 2, स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक आय सर्जन का प्रतीक है। नंबर 3, स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है और उस अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। अगला है, भारत में साक्षरता दर का वर्णन कीजिए और शिक्षा के माध्यम से सरकार ने क्या प्रयास किए। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य वे अधिकारों का पालन करने
का भी लाभ उठाने का माध्यम भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% हो गई है, इसमें पुरुष की साक्षरता दर 82% लगभग और महिलाओं की 65% के लगभग है। इसके अलावा सरकार द्वारा उठाए गए कदम: नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान, नंबर 2 सेतु पाठ्यक्रम, नंबर 3 स्कूल ऑटो शिविर, नंबर 4 मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन। इसके अलावा शिक्षक बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई है? क्या आप इसका समाधान बता सकते हैं? इसका आंसर है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है। अधिकांश शिक्षित तृतीय सेवा की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, जहाँ नौकरियां सीमित हैं। अतः शिक्षित योग्य डिग्रियां होते हुए बेरोजगार, विदेशों में नौकरी पाने वाले इच्छुक युवकों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वे विदेश जा सकें। ये समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही है। उपाय: स्कूल और कॉलेजों में व्यवसाय विषयों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है, ताकि कोई अपना काम करना चाहे या शुरू करना चाहे कर सके। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी IIT खोले जाए, ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग दी जा सके। फिर वे चाहे नौकरी करें या ना करें या अपना काम खुद करें। तो ये कुछ उपाय हैं। इसके अलावा भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। नंबर 1 बढ़ती जनसंख्या, नंबर 2 कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, नंबर 3 औद्योगिक व सेवा क्षेत्र सीमित, नंबर 4 शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं, नंबर 5 तकनीकी विकास अच्छा ना होना, नंबर 6 ग्रामीण लोगों का शहर की ओर प्रस्थान होना। ये हैं भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण। तो दोस्तों अब आपके लिए एक एक्टिविटी, मानवीय संसाधन गतिविधि, वुमेन रिसोर्स एक्टिविटी आपने इसमें फिलअप करना है नोटबुक में। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।